नेपाल में पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ, सड़क से लेकर के संसद तक और गलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग के हवाले कर दिया गया। ये उपद्रव के पीछे सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं हो सकता। थोड़ा सा इस बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भाग जाना पड़ा, बड़े बड़े मंत्रियों की सड़कों पर खुलेआम पिटाई हुई। आर्मी अगर सामने ना आती तो पुलिस बल भी पीटा जाता। इसके पीछे जानकारी लेने पर और पड़ताल करने पर 3 चीजें समझ में आती हैं। पहली, इसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा आज से 30 साल पहले, 1990s के टाइम में। 1990 के समय में नेपाल के लोगों के पास पासपोर्ट नहीं के बराबर होते थे। पिछले 10-15 सालों में लोग बाहर जाना शुरू हुआ है लोगों का। लोग जब बाहर पहुंचे और लोगों ने देखा कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्न डेवलपमेंट कहां तक पहुंच चुका है, तो उनके मन में भी एम्बिशन जागा। उनके मन में यह जागा कि हमारे देश में क्यों नहीं। दूसरा कारण है कि नेपाल में कुछ चुने हुए लोग, राजनीतिक लोग, जिनके बच्चे सोशल मीडिया पर अक्सर दिखावटी बना करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, लश्कर के साथ, वो मुख्यतः नेताओं के बच्चे होते थे। इसको देख करके बहुत समय से नेपाल के गरीब वर्ग में गुस्सा जाग रहा था और इसको लेकर के, इसके विरोध में पूरे देशव्यापी एक ट्रेंड चलाया गया। उसका नाम था #NepoKids। नेपो शब्द जो है वो नेपोटिज्म से लिया गया है। नेपोटिज्म का मतलब होता है वंशवाद। वंशवाद मतलब राजा का बेटा राजा होगा। इसके विरोध में ये ट्रेंड चलाया गया। अब थोड़ा आधिकारिक आंकड़ों के बारे में, सरकारी आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। नेपाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 7,41,000 लोग देश छोड़ करके बाहर गए हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह नेपाल के लोग जा रहे हैं। 3 करोड़ वाले देश में से अगर हर साल 7 लाख लोग बाहर जाते हैं तो अनुमान लगाइए कि उस देश में रोजगार की क्या व्यवस्था होगी। उस देश में चाहे फ्रांसीसी क्रांति हो, जर्मन क्रांति हो, सोवियत क्रांति हो या फिर हिंदुस्तान के अंदर जो क्रांति हुई वो हो, हर क्रांति का आधार सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान होता है। इसी तर्ज पर नेपाल में जो क्रांति हुई, इसका आधार भी वही था, रोटी, कपड़ा और मकान। हालांकि सोशल मीडिया पर और तमाम नेताओं ने अपना रंग देना चाहा, लेकिन सच छुप नहीं सकता, क्योंकि सच के 2 नहीं 4 पांव होते हैं। इसमें 3 चीजें निकल के आती हैं। पहली, यहां पर बालेंद्र शाह जो है यहाँ के मेयर काठमांडू के, उन्होंने खुले तौर पर सुशीला कार्की जी को समर्थन दे दिया है इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज आने आ रही है और वो ये है कि नेपाल का संविधान साफ साफ ये कहता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठ चुके व्यक्ति को राजनीतिक पद नहीं मिल सकता। सुशीला कार्की जी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है जो आगे चल के बाधा बनेगा, क्योंकि कुछ सड़कें फूकी जाने से या कुछ मॉल फूके जाने से संविधान एकाएक खत्म नहीं हो सकता। संविधान संविधान ही रहेगा। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ओली यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री की मेजॉरिटी अभी भी पार्लियामेंट में है और सुशीला कार्की जी के पीछे नेपाल की सेना है। ये बिल्कुल खुले तौर पर जाहिर हो चुका है। और लेकिन अब जो जेनजी का जो ग्रुप था, प्रोटेस्ट करने वाले जेनजी का जो ग्रुप है, वो 2 हिस्सों में बंट चुका है। पहला हिस्सा ये कह रहा है कि नेपाल के जो बिजली विभाग के हेड थे उनको बनाया जाए, और दूसरा धारा ये कह रहा है कि सुशीला कार्की जी को बनाया जाए। सुशीला कार्की जी के प्रधानमंत्री बनने में कुछ संवैधानिक अड़चने भी हैं, और जो पहले वाले हैं, हालांकि सुशीला कार्की जी को सेना का समर्थन प्राप्त है, और जो दूसरा धड़ा है, जो बिजली विभाग के जो मुखिया हैं, उनको बनाने की जोर शोर से बात चल रही है। उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि नेपाली कांग्रेस, URL, कुछ पार्टियां हैं जो उनके समर्थन में दिख रही हैं। अब इसमें जो मुख्य बात है वो ये समझनी होगी कि संविधान नेपाल का क्या कहता है और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्टर्स क्या कहते हैं। नेपाल का जेनजी प्रोटेस्टर ये कह रहा है कि नेपाल का संविधान हम खत्म नहीं होने देंगे और सेना का राज नहीं होने देंगे। सेना का राज नहीं होने देने से मतलब ये है, उसका तात्पर्य ये है कि सुशीला कार्की जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं तो चूंकि उनके पीछे सेना का हाथ है, तो इसका मतलब कि एक खुले तौर पर तो नहीं लेकिन बैकडोर से एक सेना का जो है दायित्व आ जाएगा सरकार के लिए, और जो कि नेपाल का जेनजी प्रोटेस्टर नहीं चाहता है। आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर के? हालांकि संवैधानिक अड़चने भले ही कितनी हो, लेकिन जब जनता सड़क पर आ जाती है
तो सब कुछ मौन हो जाता है। आपका क्या सोचना है, क्या लगता है आपको इस विषय में, आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए नेपाल को लेकर के? हालांकि मैं एक बात बहुत जरूरी है जो और बता देना चाहता हूं कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको मार करके भगाया गया, वो अक्सर हिंदू विरोधी स्टेटमेंट देते रहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था। इस चीज को लेकर के वो भारत विरोधी एक अभियान चलाना चाहते हैं नेपाल में। इस चीज को लेकर के काफी हद तक उनको सफलता भी मिली थी, लेकिन अब पक्ष उनके जो है विरोध में, हवा उनके विरोध में बहती हुई दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या सही है, ये जरूर बताइएगा कमेंट में।